अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे बायोएनर्जेटिक्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और बायोएनर्जेटिक्स क्या होती है इसको, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोएनर्जेटिक्स। तो इसमें एनाबोलिक रिएक्शन भी एनर्जी लग रही होती है और कैटाबोलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। इनको कंबाइन हम बायोएनर्जेटिक्स में लेके आते हैं। ठीक है। तो जो भी आप फूड खाते हैं वो किस में चेंज हो जाती है, मोस्ट 25 to 30% जो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। बकाया जो है वो हीट आपके बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करने में यूज होती है। ठीक है। और ये एटीपी आप यूज़ करते हैं। तो ये होता क्या है, जब आप मसलन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स ये आप लेते हैं, विटामिन भी साथ लेते हैं, तो जब ये डाइट जाती है आपके इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक के अंदर, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है, फिर अब्जॉर्ब होती है। अब्जॉर्ब होने के बाद वो बर्न हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसमें 30% इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है और बकाया 70% आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एज ए हीट प्रोड्यूस होती है। जिस तरह गाड़ी है, गाड़ी में भी ऐसे ही होता है। आपका जो इंजन है वो 30% जो है वो ऑयल यूज करता है रनिंग के लिए। बकाया उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 70% उसकी एनर्जी यूज होती है। तो एनर्जी को अगर देखें तो कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी की मेजर तो दो टाइप्स हैं, काइनेटिक यानी कि एनर्जी इन प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क, और एनर्जी ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, जस्ट लाइक हीट और लाइट। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंटेंट ऑफ ए मैटर बिकॉज ऑफ इट अरेंजमेंट एंड पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर फूड को देखें तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब हम खा लेते हैं और डाइजेस्ट हो जाती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी तरह गैस है। ठीक है। वाटर भी बिहाइंड ए डैम, जो डैम के अंदर पानी होता है, जब वो नीचे आता है ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब टरबाइन चलती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स इन कलेक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अगर यही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो उसको हम बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम। तो लिविंग सिस्टम क्या होता है? उसमें ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। दिस मीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। एंट्रोपी भी आ जाती है, जो वेस्ट होती है एनर्जी वो भी इसमें शामिल होती है। सेकंड लॉ, all energy transformation are inefficient because every reaction result in increase entropy, यानी कि उसमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत हो जाता है एंड लॉस ऑफ अनयूजेबल एनर्जी एज ए हीट। मैंने आपको बताया था जो आप खाना खाते हैं उसका 30% एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, का हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है, जो कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करने में यूज होता है। एच को हम कहते हैं इंथाल्पी। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज इंथाल्पी। और जी क्या होती है? फ्री एनर्जी, द अमाउंट ऑफ अनयूजेबल एनर्जी इन द सिस्टम दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म ए वर्क। ठीक है। और एस क्या होता है? यूजेबल एनर्जी जो होती है उसको फ्री एनर्जी कहते हैं। और एस जो डिसऑर्डर होता है, द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन ए सिस्टम इन मोस्ट बट नॉट ऑल केसेस इट इज हीट। मोस्टली केसेस में हीट जो निकलती है वो एंट्रोपी होती है। तो इसकी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा जी इक्वल टू जी बी माइनस जी ए। ठीक है। तो टोटल हीट कंटेंट जो है सिस्टम की उसको एंथैल्पी कहेंगे। उसमें से जो यूजेबल पोर्शन है उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं, और जो
हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है वो एंट्रोपी कहलाती है। ये सारी इक्वेशंस हैं डेल्ट जी इक्वल टू ये फ्री एनर्जी के लिए जी बी और माइनस जी ए, और टोटल हीट कंटेंट एच बी माइनस एच ए, और टोटल एंट्रोपी एच एस बी माइनस एस ए, यानी कि चेंज इन एनर्जी। गिब्स इक्वेशन क्या कहती है? डेल्ट जी इज इक्वल टू टोटल हीट कंटेंट माइनस टी इंटू डिसऑर्डर। गिब्स इक्वेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होती है डेल्ट जी इक्वल टू डेल्ट ई यानी कि एनर्जी माइनस टी इंटू एंट्रोपी। द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ डेल्ट जी एंड द स्पॉन्टेनियसली ऑफ ए रिएक्शन। इसको अगर एंडोगोनिक रिएक्शन है, एंडोगोनिक रिएक्शन है, इसमें क्या होगा? एनर्जी लग रही होती है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होते हैं उसमें ना तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना लग रही होती है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर कोई भी आप सिस्टम लें, डेल्ट जी नॉट, डेल्ट जी नॉट आगे कामा, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। डेल्ट जी होता है फ्री एनर्जी चेंजेस ऑफ ए सिस्टम इन एनी कंडीशन, और डेल्ट जी नॉट क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन में। इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का है, ठीक है। और डेल्ट जी नॉट गामा क्या होता है? इसमें पीएच जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन है प्लस पीएच इसमें 7 रखते हैं, ठीक है। नेवर फॉरगेट दैट जी डिटरमिन द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन नॉट डेल्ट जी और डेल्ट जी नॉट कॉमा, ठीक है। जो डेल्ट जी है फ्री एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं वो हमें बताती हैं कि जो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन या एंडोगोनिक रिएक्शन होगा या एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगा या वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये हमें फ्री एनर्जी बताती है। बायोएनर्जेटिक्स क्या होती है? यानी कि इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, अगर एनिमल बॉडी को देखें तो उसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हो रही होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? सम ऑफ ऑल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन ए सेल और ऑर्गेनिज्म अकर थ्रू ए सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म आपको पता है दो तरह की होती है, एक कैटाबॉलिज्म जिसमें लार्जर मॉलिक्यूलर ब्रेक होकर स्मॉलर में कन्वर्ट होती हैं, और दूसरा है एनाबॉलिज्म जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके लार्जर मॉलिक्यूल बनते हैं। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनाबॉलिज्म में एनर्जी लगती है, ठीक है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होती है? द सम ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल सेल इज कॉल्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक पाथवे कौन से हैं? जिसमें एनर्जी आपकी लगती है, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, लाइक ग्लाइकोसिस हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन होगी, क्रेब्स साइकिल हो गया। बायोएनर्जेटिक्स कैटाबॉलिज्म में सारे जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनती है, और एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ NADH और FADH2। और जो NADPH है ये बहुत से एंजाइम का कोफैक्टर है, ये फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज होता है। सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द हीट फॉर्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी लगती है। ये आप एक फिगर देखें, बहुत ही सिंपल और सादा फिगर है। इसमें आप देखें ये आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, जब इनकी कैटाबॉलिज्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया और यूरिया बनता है। इसके दौरान क्या प्रोड्यूस होता है? हाई एनर्जी ATP, NADH, NADPH और FADH2, ठीक है। इनके पास एनर्जी रिजर्व होते हैं। अब एनाबॉलिज्म में क्या होता है? यही स्मॉलर मॉलिक्यूल जो बने होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन के बाद, माइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस, इन एनाबॉलिज्म के बाद ये प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड में चेंज होते हैं, और ये जो प्रोड्यूस हुए होते हैं कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल, ये एनाबॉलिज्म में यूज हो रहे होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम लो डॉक्स पोटेंशियल टू वर्ड्स द हाई डॉक्स पोटेंशियल, यानी कि लो डॉक्स पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ये हाई की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू ए चेन ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन फ्लो डाउन ए ग्रेडियंट।
ये आप देखें, ये आपके पास लो रिडॉक्स पोटेंशियल से ये हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जाते हैं और एंड के ऊपर वाटर प्रोड्यूस करते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता ही है 3 तरह की फास्फोराइलेशन होती है पूरे यूनिवर्स के अंदर। अगर देखें, एक होती है फोटो फास्फोराइलेशन। फोटो फास्फोराइलेशन में क्या होता है, इसमें सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और एटीपी बनती है। ये लाइट की मौजूदगी में हो रहा है तो इसीलिए इसको हम फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। और अगर सबस्ट्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, लाइक 1,3 फास्फोग्लाइसरेट जब 3 फास्फोग्लाइसरेट में चेंज होता है, या फास्फोइनोल पायरुवेट जब पायरुवेट में चेंज होता है, या जब सक्सिनल कोई सक्सिनेट में चेंज होता है, तो ये सबस्ट्रेट से एनर्जी मिल रही होती है। ये क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट से एनर्जी मिल रही होती है, तो इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। और तीसरा जो आज हमने जिसकी डिटेल पढ़नी है वो ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन होती है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पे ही होती है। उसमें क्या होता है, प्रोटॉन इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर जाते हैं, फिर वो कम्प्लेक्स 5 यानी कि जो एटीपी सिंथेज के अंदर से गुजरते हैं तो वो रोटेट होता है, और प्रोटॉन रोटेट करते हैं एटीपी सिंथेज को तो वो एटीपी बनती है। तो ये ऑक्सीडेशन और की वजह से जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। तो ये 3 प्रोसेस हैं लिविंग बॉडीज के अंदर जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मोस्ट एनर्जी फ्रॉम फूड obtained through stepwise anaerobic oxidative process to yield NADH एंड FADH reducing equivalent। ये एरोबिक है, गलती से एनरोबिक लिखा गया है, ठीक है। एरोबिक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस टू यील्ड NADH एंड FADH, और फिर ये ऑक्सीडाइज होते हैं एरोबिकली, ठीक है। एनरोबिकली ये प्रोड्यूस होते हैं और एरोबिकली ये ऑक्सीडाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, ठीक लिखा हुआ। एनरोबिकली ये प्रोड्यूस होते हैं और एरोबिकली ये ऑक्सीडाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। This energy is used to synthesize ATP, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन कहते हैं। Electron carrier, the enzyme that catalyze the cellular oxidation channel electron from the substrate into the few types of universal electron carrier. They undergo oxidation reduction under many cellular transfer metabolism। तो आप देखते हैं जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है उसमें जो NAD है उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, NADP को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, FMN को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, FADA को मिलते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये FADH2 और NADPH और NADH में ये चेंज हो जाते हैं। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होते हैं तो NADH से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं, FADH2 से 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। ये दूसरे प्रोसेस में यूज हो जाते हैं, ठीक है। द एंजाइम दैट catalyze the cellular oxidation channel electron from the substrate into few types of universal electron carrier। जितने भी सबस्ट्रेट हैं जब वो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो NAD को देंगे या NADPH को देंगे या FMN को देंगे या FAD को देंगे। They undergo oxidation reduction reaction in the many cellular transfer metabolism। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होते हैं, ये आयरन सल्फर प्रोटीन होती हैं, इसके अलावा साइटोक्रोम्स होते हैं जिसमें टाइटली बाउंड प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है। अंडरगो रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड सर्व एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोस्ट ऑफ देम आर मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड सम आर वाटर सॉल्युबल। इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से होते हैं, एक NAD है, NADP है, और वाटर सॉल्युबल एंड मूव फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। ये जो NAD और NADP है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये मोस्टली को सबस्ट्रेट का काम करते हैं। ये मोस्टली किसका काम करते हैं, को सबस्ट्रेट का। और FMN और FAD आर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम आर कॉल्ड लिपोप्रोटीन, दे आर प्रोस्टैटिक ग्रुप। जो लूजली बाउंड होते हैं उसको हम को सबस्ट्रेट कहते हैं और जो टाइटली बाउंड होते हैं उसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। लिपिड सॉल्युबल किनोन भी होते हैं, यूबिक्विनोन, प्लास्टाक्विनोन, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड प्रोटॉन डोनर इन नॉन एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। NAD generally function in oxidation, usually part of
catabolic reactions, or NADPH is usually coenzyme in reduction, nearly always the part of a anabolic reaction. Electron transfer from NADH to substrate. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के को देखें अगर तो इन मेटाबॉलिज्म द एनर्जी सोर्स मॉलिक्यूल चेंजेस टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. The metabolite intermediate donate electron to specific coenzyme NADF, NADH और FADH2. ठीक है, जब ये NAD को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये NADH प्लस प्रोटॉन बनाएगा, और जब FADH को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो FADH2 बनाएगा. ठीक है, ये FAD के साथ प्लस नहीं होता, ये सिर्फ NAD के साथ प्लस होता है. These donate electron to component of electron transport chain present in the inner mitochondrial membrane of mitochondria. तो वो इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं फ्रॉम लो रिडक्स फ्रैक्शन से हाई रिडक्स पोटेंशियल की तरफ, और प्रोटॉन को ऊपर फेंकते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर. अगर आप कॉम्प्लेक्स 1 को देखें तो इसमें जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसमें NADH की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और ये किसका बना होता है? FMN प्रोस्थेटिक प्रोटीन और आयरन सल्फर सेंटर होते हैं इसमें. कॉम्प्लेक्स 2 को देखें तो इसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी होती है, ये ज्यादातर FADH2 को प्रोड्यूस करता है, इसमें FAD और आयरन सल्फर सेंटर होते हैं. कॉम्प्लेक्स 3 को देखें तो इसमें साइटोक्रोम B और C1 होते हैं, और ये हेम और आयरन सल्फर सेंटर का बना होता है. साइटोक्रोम C को देखें तो इसमें हेम होती है. अगर कॉम्प्लेक्स 4 को देखें तो इनमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्टिविटी होती है जो वाटर की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है. हेम और आयरन सल्फर इसमें मौजूद होता है. तो ये आपके पास देख सकते हैं जितने भी आपके पास प्रोसेसर्स हैं उसमें NAD और FADH2 प्रोड्यूस होता है, और ये NAD और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी के तहत ATP प्रोड्यूस करते हैं थ्रू ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन. अगर आप देखें NADH के सोर्सेज, NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होता है कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर, और FADH2 ऑक्सीडाइज होता है कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर. ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो भी NADH प्रोड्यूसर कर रहा होता है. एसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज भी NADH प्रोड्यूस कर रहा होता है. मैलेट डिहाइड्रोजिनेज भी NADH प्रोड्यूस कर रहा होता है. ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज भी जो है NADH प्रोड्यूसर कर रहा होता है. बीटा हाइड्रोक्सी CoA डिहाइड्रोजिनेज भी NAD प्रोड्यूस कर रहा होता है. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये पहले इलेक्ट्रॉन FAD को देते हैं, फिर FAD से इलेक्ट्रॉन NAD को मिलते हैं, और ये फिर कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जाके ऑक्सीडाइज होता है. जबकि जो आपके FADH2 प्रोड्यूस करने वाले रिएक्शन जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है जो कि कॉम्प्लेक्स 2 का पार्ट भी होता है. साइल CoA डिहाइड्रोजिनेज है जो पहला बीटा ऑक्सीडेशन का एंजाइम है. ग्लाइसरोल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज है. तो अगर कॉम्प्लेक्स 1 को देखें तो इसमें NADH डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी होती है. ठीक है, और इसमें 46 प्रोटीन होती है. 46 प्रोटीन इज ह्यूज क्वांटिटी, और इसमें FMN सेंटर होते हैं. 9 इसमें आयरन सल्फर सेंटर होते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 को देखें तो इसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी होती है जिसको सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज भी कहते हैं. इसमें 5 प्रोटीन होती हैं, और इसमें FAD साइटोक्रोम B 560 होती है, और 3 आयरन सल्फर सेंटर होते हैं. अगर कॉम्प्लेक्स को 3 को देखें तो इसमें कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज होता है, और इसमें 11 प्रोटीन होती हैं जिसमें साइटोक्रोम BH है, साइटोक्रोम BL है, साइटोक्रोम C1 है, और आयरन सल्फर सेंटर होते हैं. कॉम्प्लेक्स 4 को देखें तो इसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्टिविटी होती है. इसमें 13 प्रोटीन होती हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है, कॉपर A और कॉपर B है. कॉम्प्लेक्स 1 को देखें तो इसका एक्शन क्या होता है? इसमें NADH की ऑक्सीडेशन होती है, तो ये प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते हैं. Complex 1 catalyze the oxidation of NADH with reduction of coenzyme Q. NADH और ये देखें ये QH को मिले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ये
फिर आगे इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में जाएगा। It includes at least 46 protein along with prosthetic group FMN and several iron sulfur center. Pump 4 proton across the mitochondrial membrane. सबसे ज्यादा जो प्रोटॉन अंदर जाते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर, ये पहला कम्प्लेक्स भेजता है। दूसरे कम्प्लेक्स से 2 जाते हैं मेरे ख्याल से, दूसरे कम्प्लेक्स से मेरे ख्याल से चले पढ़ लेते हैं। Succinate dehydrogenase of the Krebs cycle is also complex 2 are also known as succinate coenzyme Q reductase intermitochondrial membrane bound protein. FADA is the initial electron acceptor. FADA is reduced to FADH2 during oxidation of succinate to fumarate. FADH2 is then reoxidized by transfer of electron through a series of 3 iron sulfur center to coenzyme Q yielding QH2. इसमें भी QH2 बनता है और इसमें 3 आयरन सल्फर, उसमें तो 9 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। It does not pump any proton during transport of electron across the inner mitochondrial membrane. इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में नहीं जाते, ये याद रखना है। कम्प्लेक्स 2 के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में नहीं जाता। 3 में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अंदर। Complex 3 accept the electron from the coenzyme Q that is generated by the electron transfer in the complex 1 and 2. Concomitantly, it releases 2 proton into the transmembranous space. जो intramembranous space है outer और inner में, ये 2 प्रोटॉन आते हैं कम्प्लेक्स 3 से। अच्छा, कम्प्लेक्स जो 1 है वो 4 प्रोटॉन अंदर फेंक रहा है, जो कम्प्लेक्स 2 है वो कोई प्रोटॉन नहीं फेंक रहा, जो कम्प्लेक्स 3 है वो 2 प्रोटॉन अंदर फेंक रहा है। Within the complex 3, the release of electron are transferred to the iron sulfur center and then to cytochrome B type and cytochrome C. Finally, the 2 electrons are transferred to the 2 molecules of oxidized form of cytochrome C. 2 additional protons are translocated from the mitochondrial matrix across the intramembranous space. This transfer of proton involves the proton motive Q cycle. इसके बाद जो जब ये साइटोक्रोम C में जाता है तो और ज्यादा प्रोटॉन इंट्रामेम्ब्रेनस, 2 और ज्यादा प्रोटॉन इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में जाते हैं। Cytochromes are the protein which with the heme prosthetic group, they absorb light at a characteristic wavelengths. It carry electron 1 electron at a time to complex 4. Major respiratory cytogroup इसमें कौन कौन सी होती हैं? B, C, A इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सीक्वेंस देखें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की, तो ये साइटोक्रोम A से A3, फिर B1 से B2, फिर साइटोक्रोम C से C1, और इस तरह ये मूव करते हैं आगे। साइटोक्रोम C इज ए की रेगुलेटर ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इन मैमेलियन सेल, और इसकी रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है प्रोग्राम सेल डेथ में। कम्प्लेक्स 4 को देखें, जिसके अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्टिविटी होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो प्रोटॉन से मिलकर वाटर बनाती है। It catalyzes the transfer of electron from reduced cytochrome C to molecular oxygen. Contain 13 subunits, इसमें 13 सबयूनिट होते हैं। 2 हेम ग्रुप्स, जिसमें हेम ग्रुप A है और हेम ग्रुप 3 है। 3 copper iron arranged as a 2 copper center designated as copper A और copper B। एक के अंदर जो कॉपर एक है उसमें जो है वो 1 कॉपर होता है, कॉपर बी के अंदर जो कॉपर ए है उसमें 2 कॉपर होते हैं, जो कॉपर बी है उसमें 1 कॉपर होता है, और ये आपस में ब्रिज बना रहे होते हैं। कॉपर बी इज कोऑर्डिनेटेड बाय 3 हिस्टाडीन रेसिड्यू, इसके साथ 3 जो बेसिक अमीनो एसिड हिस्टाडीन रेसिड्यू होते हैं। 2 proton per pair of electron are pumped across the membrane and another 2 proton are transferred to the molecular oxygen to form water. 2 प्रोटॉन ऊपर जाते हैं और 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बनाते हैं। मेटल लाइन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कौन कौन से हैं? इसमें हेम ए है, A3 है, कॉपर ए जिसमें 2 कॉपर होते हैं, और कॉपर बी जिसमें 1 कॉपर होता है, और ये कॉपर बी जो है वो हिस्टाडीन रेजिड्यू के साथ लगा होता है, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो प्रोटॉन लेती है और पानी बनाती है। ऑफ हेम 3 एंड कॉपर बी।
Electron enter the complex for one at a time from cytochrome C to copper A. Then they pass via cytochrome A to by nuclear center where the chemical reaction take place. ठीक है, ये देखें साइटोक्रोम सी से ए, फिर साइटोक्रोम ए से A3, फिर कॉपर सेंटर से ऑक्सीजन को मिलते हैं और ऑक्सीजन प्रोटॉन लेके पानी बनाता है। कॉम्प्लेक्स 5, ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एटीपी सिंथेसाइज होती है। ये जो प्रोटॉन, अब होता क्या है, प्रोटॉन इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो नीचे मैट्रिक्स है उसमें एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करती है, वो जो अंदर नेगेटिव चार्ज है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो वो क्या होंगे, प्रोटॉन ऊपर से एटीपी सिंथेज से गुजरेंगे, वो रोटेट करेगा उसका F1 पार्टिकल। तो जब F1 पार्टिकल रोटेट करेगा तो वहाँ पे फास्फोराइलेशन होती है एडीपी की यूजिंग फास्फेट ग्रुप, तो वो एटीपी बनाता है, वहाँ पे आपके पास एटीपी बनता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से। Mitochondrial ATP synthase consists of two multi subunit complexes. इसमें F nod है और F1 है, which are linked by a cylinder star. F nod is electrically driven motor that spin the lipid bilayer, forming a channel through which the proton can cross the membrane. ये एक मोटर होती है जिसके अंदर एक चैनल होता है और वो चैनल के अंदर से प्रोटॉन गुजरते हैं। F1 नॉट प्रोवाइड्स चैनल फॉर प्रोटॉन। F1 हार्वेस्ट द फ्री एनर्जी derived फ्रॉम द प्रोटॉन मूविंग डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाय कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और यहाँ पे जो फास्फोराइलेशन होती है एडीपी की इनटू एटीपी, ये आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कम्प्लेक्स 1 और 2 से कम्प्लेक्स 3 की तरफ, फिर कम्प्लेक्स 4 की तरफ, यहाँ से वाटर सिंथेसाइज होता है। फिर ये कम्प्लेक्स 5 के अंदर जो है ये केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी के जरिए ये जो प्रोटॉन है इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में गए हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, तो ये फिर आगे इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स डेवलप होती है, केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी डेवलप होती है, तो वो प्रोटॉन को अंदर लेके जाएंगे और इससे एटीपी सिंथेसाइज होती है। ये आप देख सकते हैं थ्योरी। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट इज जनरेटेड विद द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बाय द विक्टोरियल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन बाय कम्प्लेक्स 1 3 तो जो है प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा 1 3 4 टू द इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस, तो उससे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो फोर्स डेवलप होती है ये प्रोटॉन को इसके अंदर से गुजारेगी, F1 पार्टिकल रोटेट करेगा और यहाँ से एनर्जी बनेगी। ये आप देख सकते हैं बड़ी प्यारे अंदाज से, यानी कि ये इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस है और ये प्रोटॉन इधर से गुजर रहे हैं। ठीक है, और ये एनर्जी इसमें एटीपी की फॉर्म में बन रही है। ये आप देख सकते हैं, ये F1 पार्टिकल है। ठीक है, जैसे जो कि बना होता है अल्फा बीटा अल्फा गैमा और डेल्टा और गैमा और एप्सिलॉन यूनिट का। ठीक है, और ये F नॉड है। ठीक है, जिसमें ये स्टॉक है, ये बी और ए प्रोटीन सब यूनिट की बनी होती है, इसको स्टेटर भी कह सकते हैं। ये रोटेट करता है F नॉड, तो प्रोटॉन ऊपर जाते हैं तो ये ऊपर से रोटेशन होती है और फास्फोराइलेशन हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये फास्फोराइलेशन हो रही है एडीपी की इनटू एटीपी। ये देखें एडीपी है, इसके ऊपर फास्फेट ग्रुप लगा तो ये एटीपी में कन्वर्ट हो गया। ये मैं थ्योरी आपको केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी बता चुका हूँ। अनकपलिंग प्रोटीन कौन सी होती हैं, जो एक तो होता है कि प्रोटॉन गुजरे कहाँ से, एटीपी सिंथेज से। दूसरा होता है अनकपलिंग प्रोटीन, जो है वो प्रोटॉन को एटीपी सिंथेज से नहीं गुजारती, बल्कि वो अपना ही एक चैनल बना देती हैं, जिसकी वजह से जो एटीपी बननी होती है वो नहीं बनती।
ठीक है, और वो थर्मोजेनेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए जो राउंड द नेक और जो जहाँ पे एडिपोज टिश्यू होते हैं वहाँ पे ये थर्मोजेनेसिस ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे अनकपलिंग प्रोटीन ज्यादा होती हैं। तो अनकपलिंग प्रोटीन ब्राउन एडिपोसाइट के अंदर होती हैं। ठीक है, और ये ब्राउन एडिपोसाइट कहाँ पे होते हैं, ये नेक, और ये आपको पता ही है जो ब्राउन फैट्स होते हैं यूज देयर 90% ऑफ देयर रेस्पिरेटरी एनर्जी फॉर द थर्मोजेनेसिस इन द रिस्पॉन्स टू कोल्ड एट बर्थ। ये बड़ा अच्छा अल्लाह ताला ने इंतजाम रखा हुआ है कि जो बर्थ के दौरान एनर्जी आती है वो इन्हीं प्रोटीन से आती है, अनकपलिंग प्रोटीन। जो अनकपलिंग प्रोटीन 2 और 3 है उनका रोल अभी तक हमें पता नहीं चला। तो अनकपलिंग प्रोटीन जो है वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। एक होती है, इसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये राउंड द नेक और अपर बैक के अंदर जो पैड्स होते हैं वहाँ पे ब्राउन फैट ज़्यादा होता है और वहाँ पे अनकपलिंग प्रोटीन ज़्यादा होती है, इसको कहते हैं नॉन शिवरिंग। और एक होती है शिवरिंग के जरिए हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम शिवरिंग एनर्जी कहते हैं। एटीपी हाइड्रोलिसिस अकर ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन ऑफ शिवरिंग। Thermogenesis is brown fat mitochondrial is activated by free fatty acid। फ्री फैटी एसिड जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। एक एक सिंथेटिक अनकपलिंग कौन कौन सी हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल है। इसके अलावा ये आपके पास है एक कार्बोनाइल साइनाइड बी ट्राईफ्लोरोमिथॉक्सी फिनाइल हाइड्रोजोन, ये भी अनकपलर है, हीट प्रोड्यूस करवा सकते हैं इससे। इसके अलावा एस्पिरिन डिस्प्रिन, ये भी जो है वो सिंथेटिक अनकपलिंग है, और अगर आप डिस्प्रिन हाई क्वांटिटी में ले लें तो ये भी फीवर का सकती है। इसके अलावा ट्रेक्टाइलोसाइड है, ये एक प्लांट टॉक्सिन होता है, ये इनहिबिट करता है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कैरियर को। ये एक प्रोटीन होती है जो एडीपी को अंदर फेंकती है और एटीपी को बाहर फेंकती है, ये इसको ब्लॉक कर देता है। ये एडीपी एटीपी ट्रांसपोर्ट, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलनी होती है तो एडीपी अंदर आती है और एटीपी बाहर चली जाती है, तो ये कैरियर प्रोटीन होती हैं जो करती हैं ये सारा काम। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म वाला जो एनएडीएच है वो 2 एटीपी कम प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि जो वाला जो एनएडीएच है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, एफ्लिवोप्रोटीन को, जिसकी वजह से इसमें जो एटीपी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है। इसके अलावा प्रोड्यूस एनएडीएच इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यील्ड 3 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर ईच साइटोसोलिक सिस्टोलिक एनएडीएच ऑक्सीडाइज। अगर माइटोकॉन्ड्रियल एनएडीएच है उससे 3 एटीपी बनेंगे, और जो साइटोप्लाज्म का एनएडीएच है उससे 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। क्यों? क्योंकि जो उसके एनएडीएच के इलेक्ट्रॉन है वो पहले फ्लेवोप्रोटीन को मिलते हैं। इसके अलावा साइट स्पेसिफिक इनहिबिटर भी यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक करने के लिए। वो कौन कौन से हैं, ये माइटल रोटी नॉन है, ये जो है कम्प्लेक्स एफएमएन से क्यू को ब्लॉक करता है। इसी तरह एंटीमाइसिन है, ये साइटोक्रोम बी और सी के दरमियान लिंक को ब्लॉक करती है। इसी तरह सोडियम अजाइड और सियानाइड और ये जो है ये लास्ट साइटोक्रोम सी वाले एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। इसके अलावा लिगोमाइसिन इफेक्ट है, द ड्रग्स दैट बाइंड टू द स्टॉक ऑफ एटीपी सिंथेस क्लोज है चैनल, चैनल ही क्लोज हो जाएगा तो एटीपी जो है ना नहीं बनेगी और डेथ हो सकती है। रेगुलेशन कैसे होती है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो तभी जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कैसे ब्लॉक होगी, क्रैब साइकिल ब्लॉक हो जाएगा, सिट्रेट बाहर जाएगा और वो ग्लाइकोलिसिस को भी ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्लो हो जाएगी। अगर एनएडीएच ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ज्यादा चलेगी। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्टिविटी when demand decreases inhibition of phosphophotokinases 1 by citrate। जब डिमांड का एटीपी ज्यादा होगी तो फिर सिट्रेट जो है और एटीपी है एसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देंगे, सिट्रेट जो है वो फास्फोफोटोकाइनेज 1 को ब्लॉक कर देगा।
ठीक है। इसी तरह जो सिट्रेट अगर ज़्यादा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी, एसिटाइल कोई ज़्यादा बनेगा, सिट्रेट ज़्यादा बनेगा, सिट्रेट की वजह से एनर्जी ज़्यादा बनेगी। जब एनर्जी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रैब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट द बायोएनर्जेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल, फी मान अल्लाह हाफिज।